हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सुदेश क्लासेस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो दैट हाउ आर यू ऑल। तो कैसे हैं आप सब, क्या हालचाल आप सबके। आई होप सो बढ़िया होंगे। और साथ में ये भी होप है, उम्मीद है कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स जो है देख लिए होंगे। हम अब तक क्या डिस्कस कर रहे थे कि अलग अलग टाइप्स के मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। हमारा चल रही है ये सीरीज क्लास 9 के साइंस का चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे थे और ये आई थिंक लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, तो इसमें हम अलग अलग टाइप्स के मिक्सचर को सेपरेट करने की टेक्निक्स देख रहे थे कि कैसे कैसे हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो वैसे ही आज हमारा कौन सा मिक्सचर है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। दो मिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट करेंगे। इससे प्रीवियस हमने एक चैप्टर ये टॉपिक देखा था, क्या था वो कि हाउ कैन वी सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स मतलब जो आपस में मिक्स नहीं होते, उनकी लेयर बन जाती है, अलग अलग हमें वो कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उनको सेपरेट करने के लिए हमने यूज किया था सेपरेटिंग फनल का। सेपरेटिंग फनल किस प्रिंसिपल पे काम करती है कि जो डेंसर मीडियम, जो डेंसर कंपोनेंट है, मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, जो ज्यादा भारीपन है, मतलब जिसमें वो नीचे रह जाएगा, और जो लाइटर कंपोनेंट है, मतलब जिसकी डेंसिटी कम है, वो उसमें ऊपर रह जाएगा। और फिर हम नीचे से सेपरेटिंग फनल को ऑन करके नीचे वाला लिक्विड को किसी और कंटेनर में निकाल लेते हैं। लेकिन क्या हो जब दो लिक्विड्स जो है वो मिसिबल हो, मतलब एक दूसरे में पूरी तरीके से मिक्स हो गई हैं, उनको अलग अलग देख पाना बहुत ही मुश्किल है। तब हम उनको कैसे सेपरेट करेंगे, तब हम यूज करेंगे मेथड डिस्टिलेशन। ठीक है, क्या नाम है मेथड का, डिस्टिलेशन मेथड का हम यूज करेंगे टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। दो मिसिबल लिक्विड्स जब आपस में मिक्स हो गए हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन का यूज करेंगे। अब डिस्टिलेशन है क्या, किस बेस पे ये काम करती है, क्या इसका प्रिंसिपल है, वो देख लेते हैं। एक बार ये जरा सुंदर सा डायग्राम देखिए, इस पे जरा नजर डालिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या है। तो देखिए डिस्टिलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये हमारे पास एक है स्टैंड। ठीक है, जस्ट इसको सपोर्ट करने के लिए ऊपर से ये जो फ्लास्क है इसको पकड़ने के लिए, ठीक है, ऊपर से इसको पकड़ा होल्डर रखने के लिए। अब इसको हमने क्या किया, एक ट्राइपॉड स्टैंड पे रखा और नीचे से बर्नर को ऑन कर दिया, उसको हीट करना हमने शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर हमने मिक्सचर रखा हुआ है, जो भी दो लिक्विड्स आपस में मिक्स हो गए। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया मिक्सचर एसीटोन और वाटर का, कि एसीटोन और वाटर जो है आपस में मिक्स हो गए, उनको हमें अलग अलग करना है। वाटर को अलग करना है, एसीटोन को अलग करना है। तो देखिए फिर हम क्या करेंगे, जब हम इसको हीट करना शुरू करेंगे तो इसमें क्या होगा, जिस भी इसका कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वो क्या होगा, पहले बॉयल होना शुरू हो जाएगा। यही जो है डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल है कि बॉयल, दोनों कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट में एक पर्टिकुलर डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, पर्टिकुलर डिफरेंस क्यों होना चाहिए, क्योंकि मान लो एसीटोन का क्या है, लगभग बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर का आपको बताइए कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसका टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, 56 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। 56 डिग्री सेल्सियस पे पानी तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि पानी तो कितनी डिग्री पे बॉयल होना शुरू होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे, फिर उसके वेपर्स बनने शुरू होंगे। लेकिन जो एसीटोन है वो 56 डिग्री सेल्सियस के बाद उसके वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे और वो भाप बनकर ऊपर जाने लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने ऊपर थर्मोमीटर भी लगाया हुआ ताकि टेम्परेचर हमें पता चलता रहे कि कितना हो चुका है। ठीक है, सुंदर सा थर्मोमीटर। उसके बाद क्या होगा, ये हमारी वेपर्स जो है किसकी बनी है, ये एसीटोन की वेपर्स बनी है। इन एसीटोन की वेपर्स को हम क्या करेंगे, किसी दूसरे पाइप के थ्रू ऊपर से इसको कॉर्क से बंद करके रखेंगे ताकि वेपर्स जो है वो बाहर ना निकल जाए। ठीक है, तो दूसरी ये फिलहाल इसके कंटेनर से होते हुए यहाँ पे आएगा और इस पाइप से होते हुए इस बीकर में हम एसीटोन को स्टोर कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अब ये वेपर स्टेट में है, उसको हमें वापस से कंडेंस करवाना है। ठीक है, वापस से उसको लिक्विड बनाना है। अब तो ये गैसीय स्टेट में है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एक वाटर कंडेंसर का।
ठीक है। वाटर कंडेंसर में क्या होगा, बस ये पाइप हो गया, पाइप के चारों तरफ एक और मतलब हमने कांच की अरेंजमेंट लगा रखी है, जिसमें हम एक साइड से तो ठंडा पानी डाल रहे हैं, उसके अंदर दो होल होते हैं, उसमें एक वाटर आउटलेट एक वाटर इनलेट, ठीक है। एक साइड से हम ठंडा पानी डालते जाएंगे। अब ये क्या गर्म वेपर्स है, ये जब यहाँ पे आएंगे तो उस मतलब अंदर ये पाइप होगी, मतलब इस तरीके से बाहर मतलब लगाया हुआ ये कांच का कुछ, बाहर वाले में पानी चल रहा है और अंदर से वो पाइप में वेपर्स है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, ये वेपर्स जो है इनकी हीट जो पानी में चली जाएगी और पानी गर्म हो जाएगा, तो गर्म पानी को उधर से बाहर निकालते रहेंगे, फिर ठंडा इधर से डालते रहते हैं, गर्म पानी बाहर निकलता रहता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो है ठंडे पानी से इसको हमने मतलब ठंडा कर दिया, कंडेंस कर लिया बाय यूजिंग द वाटर कंडेंसर। अब ये वेपर्स जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है, लिक्विड स्टेट में आ गया। फिर आगे हमको ये अपना कंटेनर रख लेंगे, उसमें उसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या बच जाएगा, 56 डिग्री सेल्सियस के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये उसकी एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ लिया होंगे आई थिंक, क्यों नहीं बढ़ रहा इसका टेम्परेचर, फिर बताएंगे कभी। तो इसका टेम्परेचर फिर क्या होगा, जैसे सारे वेपर्स इसके मतलब उड़ जाएंगे, फिर इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या बच गया, अब सिर्फ पानी बच गया, वो जो एसीटोन था उसके वेपर्स बन के सारे उधर आ गए, तो इस फ्लास्क में सिर्फ वाटर रह जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एसीटोन रह जाएगा। तो इस तरीके से हम इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। लेकिन प्रिंसिपल इसका क्या है कि एक पर्टिकुलर डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट में। मान लो अगर मैं ऐसे कोई दो सॉल्यूशन ले लूं, जैसे एक वाटर हो गया जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, दूसरा मैं कोई ऐसा सॉल्यूशन लूं जिसका बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ही कम डिफरेंस है, इनमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ऐसे कंपोनेंट्स को सेपरेट कर पाना मुश्किल हो जाता है बाय डिस्टिलेशन, ठीक है। तो मुश्किल क्यों हो जाता है वो देखिए एक बार। मान लो 90 डिग्री सेल्सियस वाला जो कंपोनेंट है वो 90 डिग्री पे वेपर बनना शुरू हो गया। अब आप लोग कहोगे वाटर तो 100 पे शुरू होगा, तो 90 के बाद टेम्परेचर भी नहीं बढ़ रहा, तो उसी के वेपर्स बनेंगे। लेकिन हमने एक प्रोसेस और देखा था, इवेपोरेशन नाम का। इवेपोरेशन क्या होगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन भी बढ़ती है, पानी जो सरफेस का होगा ऊपर ऊपर का वो भाप बनकर उड़ने लगेगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन तो बढ़ जाएगी, तो पानी के भी कुछ वेपर्स उसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा, उन दोनों के वेपर्स इसमें मिक्स हो जाएंगे और हमें वो फिर से वही मिक्सचर मिलेगा, सेपरेट नहीं हो पाएंगे कंपोनेंट्स, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डिफरेंस होना चाहिए उनके बॉइलिंग पॉइंट में। तो देखिए एक बार इसका प्रिंसिपल, डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिक्सिबल लिक्विड्स, ठीक है। इतना तो हम देख ही चुके हैं, डिस्टिलेशन का यूज करते हैं मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, जो कि जिसमें दो मिक्सिबल लिक्विड्स हैं। फिर आगे देखिए, दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन, पहली बात तो यही है कि विदाउट डिकम्पोजिशन उनमें बॉइलिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने इसको बॉयल किया वो डिकम्पोज हो गया, कोई और ही सब्सटेंस बन गया। कम से कम ऐसा होना चाहिए कि उस टेम्परेचर को झेल सके, कोई और सब्सटेंस कोई नई चीज ना बन जाए वहां पे, ठीक है। तो डिकम्पोज नहीं होना चाहिए, उस टेम्परेचर को मतलब सहन करने लायक होना चाहिए। तो बॉयल हो विदाउट डिकम्पोजिशन, कि डिकम्पोजिशन ना हो और बॉयल होने शुरू हो जाए, एंड सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट दैट इज ऑलमोस्ट 25 केल्विन। और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें एक पर्टिकुलर डिफरेंस होना चाहिए, ऐसा ना हो कि दोनों के ही वेपर्स बन जाए, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डिफरेंस होगा तभी तो एक सब्सटेंस के वेपर्स बनेंगे। अब जब यहाँ पे मतलब एसीटोन और इसमें सफिशिएंट डिफरेंस है तो थोड़ा बहुत मतलब इम्प्यूरिटी तो आएगी, क्योंकि 56 डिग्री सेल्सियस पे भी थोड़ी बहुत तो इवेपोरेशन होगी, ठीक है। लेकिन उतनी तो नहीं होगी ना जितनी इस केस में होगी। यहाँ तो 90 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें वाटर आने के चांसेस ज्यादा है, वाटर वेपर्स, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में है। इसमें कुछ नेग्लिजिबल अमाउंट में है वाटर वेपर्स, तो उसमें भी मतलब बिल्कुल प्योर तो हमें नहीं मिलेगा, इम्प्योरिटी तो रहेगी, क्योंकि इवेपोरेशन हर एक टेम्परेचर पे होती है, तो थोड़े बहुत तो वो इम्प्योरिटी आएगी ही, लेकिन फिर भी मतलब एक तरीके से प्योर कह सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी हर एक चीज में होती है। तो नेक्स्ट अब देखिए, उनका डिफरेंस होना चाहिए 25 केल्विन का। अगर 25 केल्विन से डिफरेंस कम है तब भी हम उसको सेपरेट करेंगे, लेकिन वहां पे हम यूज करेंगे
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लिखने के लिए क्या यूज, कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कुछ नहीं, उसमें भी सेम यही है, बस एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम और लग जाता है। ठीक है, एक बार ये मैं फिर से बता देती हूँ क्या है। मिक्सचर लिया, दो ऐसे लिक्विड लेने हैं जो बॉयल हो विदाउट डिकम्पोजिशन, वो बॉयल होने शुरू हो जाए, मतलब उतना टेम्परेचर झेल सके उनके बॉइलिंग पॉइंट के जितना, लेकिन डिकम्पोजिशन नहीं होनी चाहिए उनमें, और एक सफिशिएंट बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लगभग सेम ही बॉइलिंग पॉइंट हो दोनों का, एक पर्टिकुलर डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट का, कम से कम 25 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस। अब ये मत कहना कि ये पॉइंट गलत बताया मैंने, अभी करेक्ट करूंगी मैं इसको, एक बार इसको समझो। क्या है, मिक्सचर ऐसा लेंगे जिसमें दोनों लिक्विड्स मिक्सिबल हैं, विदाउट डिकम्पोजिशन बॉयल होंगे, नेक्स्ट सफिशिएंट डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में, दैट इज ऑलमोस्ट 25 केल्विन और डिग्री सेल्सियस, कुछ भी कम। अब जब इसको हीट करना शुरू किया तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, मान लो एसीटोन का क्या 56 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर जब 56 डिग्री सेल्सियस आएगा तो एसीटोन जो है वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वेपर में कन्वर्ट होने के बाद ये फिर इसको हम यहाँ से दूसरे कंटेनर में लेंगे, उसके बाद हम उसको वापस से कंडेंस करेंगे। कंडेंस किससे करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ वाटर कंडेंसर। यहाँ पे कुछ नहीं होता, ठंडे पानी बाहर उसके पाइप के चारों तरफ ठंडा पानी लगा देंगे तो ठंडा हो जाएगा अंदर के वेपर्स ऑब्वियसली। ठीक है, तो कोल्ड एक वाटर इनलेट होगा, एक वाटर आउटलेट, इसमें से हम ठंडा पानी डालेंगे और वहां से गर्म पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, फिर वापस से इसकी लिक्विड बन जाएगी और हम उसको किसी कंटेनर में निकाल देंगे। ठीक है, तो अब देखो हमें ये बताना था कि 25 केल्विन का हो चाहे 25 डिग्री सेल्सियस का हो, इनमें टेम्परेचर का डिफरेंस है ये अब कुछ कह रहे होंगे कि इसका मतलब मैंने ये कहा होगा कि 25 केल्विन बराबर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, 20 केल्विन और डिग्री सेल्सियस में फर्क होता है, वो समझो क्या है। देखो मान लो मुझे टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन में या फिर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, मान लो मुझे उसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, केल्विन इज इक्वल टू कितना आएगा 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर है हमारे पास। ठीक है, अब इतनी ज्यादा एक्यूरेसी हम यूज करते नहीं है क्योंकि ज्यादातर 0.15 से कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, तो हम अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं। केल्विन इज इक्वल टू 273 और 0.15 को हटा देंगे प्लस डिग्री सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर है। ठीक है, तो देखो अब 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है बॉयल हो रहा है। ठीक है, इसी को अगर हम केल्विन में देखें कि कितने केल्विन पे बॉयल होगा, तो कितने केल्विन पे होगा 273 प्लस कितने डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वो अब ये केल्विन में कन्वर्ट हो चुका है। केल्विन में कितना टेम्परेचर आया, ये 373 केल्विन। ठीक है, क्या मैं लिख दूं अब इसको ऐसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 373 केल्विन। अगर केल्विन में पूछे तो, अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे तो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से चलो एसीटोन का देखते हैं, एसीटोन का कितना होगा, केल्विन में हमें फाइंड करना है, क्या करना होगा 273 प्लस डिग्री सेल्सियस में कितना दिया हुआ है 56 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो केल्विन में अब टेम्परेचर कितना आ रहा है 329 केल्विन। ठीक है, कितने केल्विन है ये 329 केल्विन। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था, डिफरेंस जो है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो चाहे 25 डिग्री सेल्सियस का हो चाहे 25 केल्विन का हो, एक ही बात है। किसको, डिफरेंस को। तो देखिए एक बार इनका डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस देखें कितना है, फर्क कितना है, डिफरेंस मतलब दोनों के टेम्परेचर में फर्क कितना है। तो फर्क देखो 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर का, 56 डिग्री सेल्सियस है इसका हमारे एसीटोन का, लगभग 56 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं, तो कितना आएगा, और यहाँ से 44 क्या 44 डिग्री सेल्सियस का कितना डिफरेंस है
44 डिग्री सेल्सियस। अब हम देखते हैं केल्विन में इसका डिफरेंस कितना आ रहा है। केल्विन में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 373 केल्विन और एसीटोन का 329 केल्विन। ये कितना आएगा ये भी देखो 4 और 4 44 केल्विन ही आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस जब हम देख रहे हैं तो चाहे केल्विन में को से डिग्री सेल्सियस में को वो एक ही बात। ठीक है, अगर 25 डिग्री सेल्सियस अरे ये कहां चला गया, अगर 25 डिग्री सेल्सियस का है मैंने यहाँ पर 25 केल्विन का है तो वो एक ही बात है। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हो इसको कि 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल है 25 केल्विन की, तो ये चीज सरासर गलत है, ऐसा मत समझो। ठीक है, डिग्री सेल्सियस केल्विन के बराबर नहीं होता। कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एग्जैक्ट देखोगे तो 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब देखो इनमें सफिशिएंट टेम्परेचर डिफरेंस है ना, हमें कितना टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, कम से कम 25 केल्विन का होना चाहिए, तो ये तो 44 केल्विन है। ठीक है, तो सफिशिएंट टेम्परेचर डिफरेंस है, तो यहाँ पर हम इसके डिस्टिलेशन प्रोसेस को सेपरेट कर सकते हैं। अगर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस, तब हम उनको कैसे सेपरेट करेंगे, तब हमें यूज करना होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, क्या यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसमें कुछ नहीं है, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम और आ जाएगा, वो भी देख ही लो क्या है। डायग्राम तो बड़ा सुंदर है मेरा, माशाअल्लाह ड्राइंग है। अब देखो इसमें एक हम मतलब इसके ऊपर इसी में करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, एक फ्रैक्शनेटिंग फ्लास्क और लगा देंगे। ठीक है, मतलब एक कॉलम और लगा देंगे, एक ऊपर इसकी एक और ट्यूब लगा देंगे एक तरीके से। ठीक है, उस ट्यूब में अब क्या होगा, जो ये वेपर से हो जाएंगे और उसमें हमने ऐसे कांच की गोलियां सी रखी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये पाइप को ऊपर की तरफ लगा लेंगे। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, वैसे ये मेरे पास कलरफुल मार्कर्स नहीं है, अच्छी बनानी थी वरना मैंने। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर से हम बंद कर देंगे ये कॉर्क लगाकर, ताकि वेपर्स जो हमारे बाहर ना निकल जाए, और ऊपर हमें टेम्परेचर भी तो चेक करना है ना, और यहाँ पर हम थर्मोमीटर भी अपना लगा लें। ठीक है, अब ये है हमारा थर्मोमीटर और ये हमारा क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, और कौन से डिस्टिलेशन यूज करेंगे हम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा भाई, ये और एक ऊपर ऐड कर दिया हमने, तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा इससे, वो देखो एक बार। जैसे ही मान लो हमने इसको हीट करना शुरू किया, कोई भी मिक्सचर है ये, इसके अलावा और कुछ ले हो, क्योंकि इसका तो डिफरेंस है प्रॉपर। कोई अनदर हमने कोई भी मिक्सचर लिया जिसके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 केल्विन से कम है, तब क्या होगा, दोनों के वेपर्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। मतलब उसका जो जिसका कम है बॉइलिंग पॉइंट, उसके तो बढ़ने ही थे वेपर। ठीक है, मान लो एक बार के लिए एक वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो रहा है, दूसरा कोई अनदर सॉल्यूशन मान लो कि वो 90 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो रहा है, तो जैसे ही 90 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आएगा, तो दूसरा जो कंपोनेंट है वो तो वेपर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन साथ में टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, तो वाटर के भी वेपर्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब जब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में से ये वेपर्स पास होंगे, ऐसे कांच की गोलियां डाल दी हमने, उसमें कांच के टुकड़े से डाल दिए, उससे क्या हुआ, एंड्रेंस बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। ठीक है, जैसे ही उनके कांटेक्ट में आएंगे तो वो टेम्परेचर उनमें ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, वो वापस से कूल डाउन हो जाएंगे। कूल डाउन होंगे तो वाटर के वेपर्स जो थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो वाटर के वेपर्स इनसे टकरा के वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, वापस से इसमें टपकने लग जाएंगे। लेकिन जो कोई दूसरा सॉल्यूशन था जो 90 डिग्री सेल्सियस पे वेपराइज होना ही था, वो जो है वापस से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, और वो इन्हें कांच की गोलियों से होता हुआ ऊपर चला जाएगा, उसके वेपर्स क्या होंगे, ऊपर चले जाएंगे।
ठीक है। और फिर ऊपर से हम क्या करेंगे, एक और पाइप लगाएंगे, फिर से वही यहाँ पे वाटर कंडेंसर है, उससे उसको वापस से लिक्विड बनाएंगे और किसी दूसरे कंटेनर में डाल देंगे। अब इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों कहा, क्योंकि फ्रैक्शंस में यहाँ पे ये अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। नीचे की तरफ क्या होंगे, वाटर के वेपर्स मिल जाएंगे, ज्यादा मतलब वाटर के वेपर्स ज्यादा होंगे। ऊपर क्या है, ऊपर सिर्फ जो दूसरा सॉल्यूट में कंपोनेंट है 90 डिग्री सेल्सियस पे जो गर्म हो रहा है, सिर्फ उसके ही पार्टिकल्स वेपर्स पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। इतने टेम्परेचर पे उनको तो वेपर्स में कन्वर्ट होना ही है, वो इतने टेम्परेचर पे लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होंगे। लेकिन वो जो वाटर के वेपर से वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो थोड़ी दूर इसमें जाएंगे, टेम्परेचर कम हो जाएगा उनका, वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और वापस से इसके अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज हम करते हैं वैसे एयर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन के सिलेंडर लगे होते हैं। अब वो ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन आती कहाँ से, तो प्योर ऑक्सीजन जो हमारे आसपास की एयर है उसी में से निकाली जाती है। और उसको कैसे निकाला जाता है, बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब वो प्रोसेस देखते हैं कि कैसे प्योर ऑक्सीजन को सेपरेट किया जाता है। तो लिख ले, थोड़ा सा डायग्राम बना ले। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। तो ये हम ऑब्टेन करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। और एक पॉइंट इसमें मैं आपको लिखवाने हैं, तो मैं कुछ नहीं बताऊंगी, आपको खुद लिखने हैं। अब आप कह रहे होंगे कि हमें तो इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, तो इतने प्रोसीजर ऐसे थोड़ा ना लिखवाए जाते हैं भाई। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करो, इनकी इंग्लिश बनाने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, आपको नहीं आती पता है मुझे, आप गलतियां करोगे, लेकिन टीचर्स हैं आपकी गलतियां सुधारने के लिए। ठीक है, आप टीचर्स को दिखाओ, किसी ऐसे दोस्त को दिखाओ जिसको मतलब अच्छी इंग्लिश आती हो, वो आपकी गलतियां बताएगा। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन लायक जितनी आपको मतलब जरूरत है इंग्लिश की, कम से कम उतनी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस से ही आप सीखोगे। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, उसको स्टार्टिंग में बोलना भी नहीं आता, वो हमें पता है वो गलत बोलेगा, तुतला के बोलता है वो, स्टार्टिंग में वो गलत बोलेगा, फिर भी उसको एनकरेज करते हैं कि दादा बोल, पापा बोल, मम्मी बोल, है ना। तो क्यों, हमें पता है वो गलत बोलेगा, फिर हम उसको सुधारने के लिए कितने जने बैठे हैं, सब उसको सुधारेंगे कि ऐसे बोलना आता है। वो धीरे धीरे करके सही वर्ड बोलने लग जाता है, इवन एक लैंग्वेज भी सीख जाता है अपने आप। गलतियां करता है, सुधारते हैं उसको। मान लो बच्चे ने किसी से गाली सुन ली, तो उसको उसका मतलब नहीं पता है, फिर भी वो बोल देगा, फिर एक चटाक से, फिर उसको समझ में आएगा नहीं ऐसे नहीं बोलना। धीरे धीरे वो पहले सेंटेंस सीखेगा, फिर सेंस भी सीखेगा कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, सारी चीजें वो सीख जाता है। तो वैसे ही आप इंग्लिश में कोशिश करो, ट्राई करो। आप गलतियां करो तो सही, सुधारने वाले बहुत बैठे हैं। ठीक है, लेकिन अगर कुछ करोगे ही नहीं, अगर आपने सही किया है तो ठीक है, गलत करोगे तो सुधारने के लिए, गलतियां बताने के लिए बहुत लोग हैं। ठीक है, आपकी गलतियां बता दी जाएंगी और आप फिर उनको सुधारो। फिर आप ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह, जैसे वो एक अपनी लैंग्वेज सीखता है, आप भी इंग्लिश सीख जाओ। कम से कम इतनी जरूर सीख जाओगे जो कम्युनिकेशन लायक। ठीक है, अब कुछ बोलेंगे कि हमारे घर में तो या फिर स्कूल में ऐसा माहौल ही नहीं है इंग्लिश वाला, हम कैसे सीखें। तो माहौल वो बनाया किसने है भाई, माहौल आपने ही बनाया है ना। अब कहते हैं कि जमाना खराब है, जमाना खराब किया किसने है भाई, हम लोगों ने तो किया हुआ है। तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं है। हमसे बनेगा जमाना, जमाने के हिसाब से हम नहीं है, हम हमारे हिसाब से बना सकते हैं। वैसे ही माहौल, हमसे माहौल बनेगा, माहौल से हम नहीं बन सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो कि घर में आप मान लो 3-4 2 भाई बहन मान लो, ठीक है, आप आपस में, पहले आपकी मम्मी थी, भाई बहन थे, आप पूरे उछल कूद किए कर रखी थी, बिल्कुल शोर शराबा घर में। एकदम से पापा की एंट्री, क्या हुआ, एकदम से माहौल बदल गया ना, बिल्कुल शांत हो गई। तो क्या है, उनकी वजह से माहौल बदल गया। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना माहौल खुद बनाया हुआ है। आप भी अपना माहौल खुद बनाओगे, आपसे जमाना है, आप अपना जमाना खुद बनाओगे। जमाना खराब नहीं है, लोग खराब हो जाते हैं इसलिए जमाना खराब है। जमाने को सुधारना है, माहौल को सुधारना है, सबसे पहला काम खुद सुधर जाओ, बाकी जमाना अपने आप सुधर जाएगा, माहौल भी आपके हिसाब से हो जाएगा। जैसा भी माहौल, आप अपने हिसाब से रहो, आपके आसपास का माहौल आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, और इतना ही चाहिए। तो बस ज्ञान की बातें हो गई। अब हमारा टॉपिक देखते हैं क्या है।
तो खुद से सेंटेंस बनाने की कोशिश करना, खुद से अपने नोट्स जो है, मतलब इतना सब कुछ मेरे हिसाब से नोट्स में नहीं लिखा जाएगा प्रोसेस, ठीक है। लेकिन जब भी अगर मान लो पेपर में आ जाए, 5 नंबर में आ जाए, तो आपको लिखना आना चाहिए। खुद से प्रैक्टिस करो इस चीज की कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। पहले तो देखो कि लिखना क्या है, हिंदी में समझो एक बार। हमें क्या करना है, गैस में से जो एयर का एक होमोजीनियस मिक्सचर है, उसमें से हमें एयर, अलग अलग एयर को सेपरेट करना है। अब गैस में क्या है, चीफ गैसेस हमारी कौन कौन सी होती है, मतलब ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। सबसे पहले नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और ऑर्गन, ठीक है। ये मेन गैसेस और एक कार्बन डाइऑक्साइड, ज्यादातर यही होती है। बाकी कुछ एक होती है, कुछ एक परसेंट, 0 पॉइंट कुछ, तो उनको ज्यादा हम नहीं देखेंगे। एक बार इनको सेपरेट कर लें, उनका फिर बाद में देखेंगे कभी, ठीक है। तो इनको सेपरेट करने के लिए देखो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने फिल्टर लगाया, फिल्टर के थ्रू हम फिल्टर्ड एयर को अंदर लाएंगे इसमें, ठीक है, ताकि ज्यादा जो इम्प्योरिटी है वो यहीं पे खत्म हो जाए। फिल्टर्ड एयर जब इसके अंदर आएगी, फिर हम क्या करेंगे, 2 पिस्टन लगा रखे हैं, इनसे उसको कंप्रेस करते हैं, ठीक है। अब जब इसको कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, एयर के पार्टिकल्स जो दूर दूर फैले हुए थे वो कंप्रेस करने से नजदीक नजदीक हो जाएंगे, ठीक है। अब नजदीक होने से क्या होगा, अगर पार्टिकल्स नजदीक आ गए हैं तो वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। मतलब अब वो गर्म भी हो जाएगी एक हद तक। क्यों? क्योंकि उनमें टकराने के लिए अब जगह नहीं बची है। एकदम से अगर मान लो गर्म क्यों हो जाएगी, ऐसे समझो कि आप आराम से जा रहे थे, पीछे से एकदम से किसी ने धक्का मार दिया, गुस्सा चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा ना। तो वैसे ही इनका समझो कि ये आराम से जा रहे थे, एकदम से पीछे से किसी ने धक्का मार दिया तो इनको भी गुस्सा चढ़ जाएगा। गुस्सा चढ़ने का मतलब एकदम से इनकी स्पीड बढ़ जाएगी। एकदम से स्पीड बढ़ेगी तो कोलिजन ज्यादा हो जाएगी, टकराएंगे ज्यादा, तो फिर टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्रेस करने से ही इनका टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा। तो हॉट एयर को जो है यहाँ से पास किया जाएगा इस पाइप के थ्रू। अब ये मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हुई नहीं है, करना है इसको लिक्विड में कन्वर्ट, ठीक है। हॉट एयर जो है गर्म हो चुकी है वो एयर, क्योंकि उनके धक्के मार दिए भाई, गुस्सा दिला दिया हमको बिल्कुल, ठीक है। अब ये हॉट एयर यहाँ से पास होगी। अब इस कॉलम में हम क्या करेंगे, उसको कोल्ड करने का काम करेंगे, ठंडा करने। ठंडा कैसे करेंगे, अब उसको यहाँ से एक फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन, यहाँ से एक ये इनलेट हो गया हमारे, ये पाइप से होते हुए ऐसे ऐसे जाएगा ये, ठीक है। जो भी ये जैसे भी जाएगा, डायग्राम अच्छा तो बहुत बनाया था मैंने, फिर भी देखो समझो। इसमें से क्या होगा, ठंडा पानी हम भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हॉट एयर आ रही, इस पाइप के कांटेक्ट में आएगी तो वो ठंडी हो जाएगी। उसकी हीट जो है अंदर इस पाइप के पानी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, और यहाँ से जो पानी बाहर निकलेगा तो गर्म पानी वो जो है बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ से हम ठंडा पानी डालते रहेंगे और इस पाइप से ऐसे होके गर्म पानी साइड से बाहर निकलता रहेगा। उससे क्या होगा, अभी ये जो हॉट एयर इसमें आई है, इसका टेम्परेचर हो जाएगा कम, ठीक है। पार्टिकल्स उसके पहले ही नजदीक नजदीक आ गए थे, हमने इस पिस्टन की हेल्प से उनको पार्टिकल्स को नजदीक कर दिया, ठीक है। लेकिन पार्टिकल बहुत गुस्से में थे, गुस्सा चढ़ा हुआ था उनको, फिर हमने उसको गुस्सा भी शांत कर दिया, ठंडा कर दिया उनको। अब वो इतना ज्यादा मूव भी नहीं कर रही, ठीक है। गुस्सा था तो इधर उधर टक्कर मार रहे थे बिल्कुल। अब इतना ज्यादा मूवमेंट भी नहीं है, तो अभी ये क्या हो चुकी है, लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। लिक्विड में जब ये एयर कन्वर्ट हो चुकी है, तब हम इसको पास करवाएंगे यहाँ इस पाइप से, और थोड़ा और उसको कोल्ड कंप्रेस्ड एयर जो है यहाँ से आएगी, उसको और कूल करेंगे, मतलब जितना हो सके उतना कूल करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एक सेपरेटर है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो अब यहाँ पे सॉलिड स्टेट में आ चुकी है। वो इतनी कूल हो गई कि पहले गैसियस स्टेट में थी, फिर लिक्विड में कन्वर्ट हुई, फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। और यहाँ से वो सॉलिड के पार्टिकल्स हम डायरेक्टली बाहर निकाल लेंगे। और जो सॉलिड स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको हम बोलते हैं ड्राई आइस, ठीक है। जो सॉलिड स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको ड्राई आइस बोलते हैं। अब उसको ड्राई आइस ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में है तो वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, ठंडी होने के बाद ही सॉलिड स्टेट में आएगी और बर्फ की तरह जम चुकी है। लेकिन ड्राई आइस क्यों है, अब बर्फ है, मान लो नॉर्मल पानी वाली बर्फ आइस है, उसको अगर आप हाथ पे रखो जैसे जैसे पिघलेगी आपका हाथ गीला होता चला जाएगा, है ना, पानी लग जाएगा। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बर्फ की जैसी ही दिखेगी, लेकिन उसको अगर आप हाथ में लोगे तो वो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होगा। वो एक सबमेलाइन सब्सटेंस है, सब्लिमेशन होगा वहां पे कि सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जा रही है।
तो ठंडा भी है, कूलिंग इफेक्ट भी है, लेकिन हाथ गीला भी नहीं होगा, ड्राई रहेगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि लिक्विड में तो कन्वर्ट हुई नहीं है, सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड स्टेट में जब होती है तो उसको बोलते हैं ड्राई आइस है ये हमारे पास। ठीक है, उसके बाद देखो फिर क्या है, जो बची हुई एयर है उसको यहाँ पे एक्सपेंशन जेट से यहाँ पे इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में भेज देते हैं। ठीक है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम कहो। इसमें अब क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम क्यों? क्योंकि फ्रैक्शंस में सारी जो एयर बची हुई है, गैसेज बची हुई है, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे इसको हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे, अब इसको ठंडा नहीं करना, लिक्विड फॉर्म में है, जैसे जैसे गर्म होती जाएगी गैस बनती चली जाएगी वापस से। ठीक है, अब यहाँ पे जिनका ये बॉइलिंग पॉइंट जो है, जिसका सबसे कम होगा उसका, मान लो जैसे कि हमने लिख रखे हैं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, देखो ऑक्सीजन का क्या है, केल्विन में देखें तो 90 केल्विन है, ऑर्गन का 87 केल्विन, नाइट्रोजन का 77 केल्विन। ठीक है, तो अब नाइट्रोजन का 77 केल्विन है, जैसे ही टेम्परेचर 77 केल्विन होगा तो ऑर्गन ये जो नाइट्रोजन है ये गैस वेपर बन जाएगी, इसके वापस से गैसीय स्टेट में आ जाएगी, ये सबसे ऊपर जाकर इकट्ठी हो जाएगी, है ना, और उसको हम यहाँ ऊपर वाले होल से बाहर निकालेंगे। नाइट्रोजन जो है इसका जो है ये बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, 77 केल्विन टेम्परेचर होते ही ये क्या होगी, गैसीय स्टेट में आ जाएगी और ऊपर चली जाएगी, और उसको हम यहाँ से होल से बाहर निकालेंगे इस आउटलेट से। नेक्स्ट फिर क्या है, उसके बाद ऑर्गन का 87 केल्विन है, तो 77 केल्विन से 78, 79, 80, 81, 82 ऐसे करते करते क्या होगा, 87 केल्विन तक जब टेम्परेचर पहुंचेगा तो ऑर्गन गैस भी नीचे इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, सबसे ज्यादा कम बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन का, तो वो सबसे ऊपर मिलेगी, उससे थोड़े से नीचे हमें मिलेगी ऑर्गन, और नीचे वाला इस आउटलेट से हम ऑर्गन को भी बाहर निकाल लेंगे। अब क्या है, हमारे पास बच गई सिर्फ ऑक्सीजन, जो 90 केल्विन तक पहुंचने पर वेपर्स में कन्वर्ट हो, और वो अब तक लिक्विड स्टेट में है, तो उसको हम यहाँ पर दूसरे कंटेनर में निकाल लेंगे, और ये अब हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन आ गई है। इसको थोड़ा सा और कंप्रेस करके हम सिलेंडर्स में फिल कर देते हैं और हॉस्पिटल्स वगैरह में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया क्या प्रोसेस है? इसमें भी क्या है, बेसिक फंडा वही है, डिस्टिलेशन ही है। तो हमें क्या, दो मिसिबल अब की बार ये मतलब ज्यादा गैसेज हो गई जिनके बॉइलिंग पॉइंट में प्रॉपर डिफरेंस है, और ये जो है विदाउट ये डिकम्पोजिशन जो है ये वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है, इसीलिए हम डिस्टिलेशन का यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखो पूरा प्रोसेस दोबारा से, यहाँ से फिल्टर्ड एयर आएगी, ज्यादा इम्प्योरिटी हम यहीं से प्योर कर लेंगे, उसके बाद कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस किए पार्टिकल नजदीक आ गए, लेकिन गुस्सा ज्यादा हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो फिर उनको इस कॉलम में ठंडा कर लेंगे बाय पासिंग द कोल्ड वाटर। ठीक है, ठंडा पानी पास करवाएंगे और ये ठंडे हो जाएंगे। अब वो थोड़े शांत हो गए, नजदीक पहले ही आ चुके थे, थोड़े शांत भी हो गए, मूवमेंट भी थोड़ी कम हो गई है, तो मतलब वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गए। अब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट को यहाँ से पास करवाएंगे, तो यहाँ सेपरेटर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका टेम्परेचर इतना कम हो गया होगा कि वो ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। ड्राई आइस क्यों कहा, क्योंकि दिखती बर्फ की जैसी है, लेकिन सबमरीन सब्सटेंस है, सब्लिमेशन होता है, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाती है, पीछे कोई भी रेसिड्यू नहीं रहता, मतलब लिक्विड स्टेट नहीं आती। उसके बाद जो बची हुई एयर का मिक्सचर है उसको जेट से एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में डालेंगे। नाइट्रोजन गैस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, तो ये सबसे पहले बॉयल मतलब वेपर्स में कन्वर्ट होगी। उसके बाद उसके नीचे मिलेगी हमें ऑर्गन, और लिक्विड में यहाँ पे ऑक्सीजन पड़ी रहेगी। ठीक है, फिर ऑक्सीजन को हम दूसरे किसी कंटेनर में निकाल लेंगे और उसको हम कंप्रेस करके सिलेंडर्स में फिल कर देंगे और हॉस्पिटल्स में पहुंचा दिया जाता है। ऐसे नाइट्रोजन भी अलग हो जाएगी, किसी अलग कंटेनर में डाल लेंगे, और ऑर्गन को भी किसी और कंटेनर में डाल लेंगे। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस, डिस्टिलेशन प्रोसेस से एयर को सेपरेट कैसे करते हैं। तो देखिए अब इसमें क्या है, जो हमारा मतलब पूरा अगर आप प्रोसेस देखो, सबसे पहले एयर को फिल्टर किया, उसके बाद उसको कंप्रेस किया, उसके बाद उसको लिक्विड फॉर्म में लाए ठंडा करके। ठीक है, क्या किया, लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया उसका और टेम्परेचर डिक्रीज किया, फिर वो लिक्विड स्टेट में आ गई। उसके बाद सेपरेटर से ड्राई आइस को अलग कर लिया,
फिर उसको वापस से गर्म होने के लिए छोड़ दिया, ठीक है, अपने आप गर्म हो रही है। अब उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और ऑर्गन जो है हम सेपरेट कर सकते हैं। प्रोसेस याद रखोगे, फिल्टर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर पे क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगी गैस लिक्विड में, फिर उस लिक्विड से हम अलग अलग को सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इन एयर्स गैसेस को सेपरेट करने के लिए यूज किया हमने। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस रहेगा क्रिस्टलाइजेशन। तो आज के लिए शायद इतना काफी है, अगले वीडियो में बनाएंगे फिर क्रिस्टलाइजेशन का। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।